Hello and welcome to all of you on my YouTube channel BioBridge. In previous video, we have already discussed about the pharmacokinetics and their details like absorptions. We have already discussed about the absorption in details, and next today in this video we will discuss about the distributions. बेसिकली हम लोग आज देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशंस के एकदम डिटेल्स में जाकर देखेंगे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हमारा ड्रग्स। तो नॉर्मली क्या हम लोग पढ़े थे कि फार्माकोलॉजी क्या है, एक मेडिकल साइंस का एक ऐसा ब्रांच होता है जिसमें हम लोग ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं और उसके इफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं बॉडी पर। और उसके अंदर में हम लोग देखे थे जो जनरल फार्माकोलॉजी था उसके ब्रांच में हम लोग पढ़ रहे थे फार्माकोकाइनेटिक्स। उसमें हम लोग ये एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट पढ़ लिए थे, एकदम डिटेल्स में पढ़े थे। नेक्स्ट था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, आज वही हम लोग पढ़ेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि जब ये हमारा क्या था जीआई ट्रैक, जब जीआई ट्रैक से जो ड्रग्स था हमारा ट्रांसफ़र हो गया था, हमारा ट्रांसफ़र हो रहा था, कहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा था हमारा ब्लड में, और ब्लड से हमारा ट्रांसफ़र हो रहा था लीवर्स में, और लीवर हमारा इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू हमारा ये पहुंचा रहा था हमारा हार्ट में, हार्ट में पहुंचा रहा था। अब जब ड्रग्स हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन पहुंच जाता है उसके बाद जो हार्ट हमारा उसको ड्रग्स को क्या करता है सर्कुलेट करता है हमारा होल बॉडी में, होल बॉडी में हमारा ड्रग्स को सर्कुलेट किया जाता है। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही होता है कि जो ड्रग्स हम लोग पहले से एब्जॉर्प्शन हुआ उसके बाद में सिस्टमिक सर्कुलेशन पहुंचा, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने के बाद कितना हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। बॉडी कहने का मतलब कि ऑर्गन्स में, जैसे ब्लड वेसल्स में तो है, उसके अलावा कहाँ हमारा बॉडी में कितने अमाउंट में ड्रग्स को ट्रांसफ़र किया जाता है, तो वो हम लोग इस वीडियो के थ्रू पढ़ेंगे। तो नॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं द ट्रांसफर ऑफ ए ड्रग्स फ्रॉम द सिस्टमिक सर्कुलेशंस टू बॉडी टिश्यू एंड फ्लूइड। क्या लिखेंगे हम लोग, ट्रांसफर ऑफ ड्रग्स फ्रॉम द systemic circulations to body tissue and fluids में पहुंचेगा। और कहाँ पहुंचेगा फ्लूइड्स, जैसे सच एज कहाँ पहुंचता है हमारा, तो हमारा पहुंचेगा कुछ ऑर्गन्स में, जैसे लीवर हो गया, जैसे हमारा किडनी हो गया, जैसे हमारा स्प्लीन हो गया, जैसे हमारा और भी कुछ ऑर्गन जैसे ब्रेन्स हो गया, तो वह उस वाले रीजन में पहुंचेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो डिस्ट्रीब्यूट होता है अलग अलग ऑर्गन्स में। जैसे हमारा मसल्स हो गया, मसल्स, जैसे हमारा फैट्स टिश्यू हो गए, फैट्स वाले एरिया में पहुंचता है। और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हम लोग बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। मान लिया दो सेल्स है, दो सेल्स, तो इस सेल्स के बाहर ये वाला रीजन होगा हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर, उस वाले रीजन में ट्रांसफर होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारा ड्रग्स का, तो उसी को बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशंस। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब ब्लड में इंटर करता है, जब जो ड्रग्स होता है ब्लड में इंटर करता है उसके बाद बहुत सारे जगह पे ट्रांसफ़र होता है। जैसे हम लोग यहाँ पर एक टॉपिक डालकर लिख सकते हैं कि आफ्टर इंटरिंग द ड्रग्स इनटू द ड्रग्स, कहाँ किया, इनटू द हमारा ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम। अब ड्रग्स कहाँ जाएगा, द ड्रग्स विल मूव
द ड्रग्स विल मूव सर्टेन एरिया। जैसे में एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि या तो वो प्लाज्मा में ही रहेगा, रिमेन इन प्लाज्मा। मान लीजिए जो ड्रग्स हम लोग लिए हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बॉडी में ही डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है वो ब्लड वेसल्स में ही सिर्फ ट्रैवल कर रहा हो। दूसरा हमारा क्या हो सकता है कि बाइंड विथ प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन हो सकता है, बहुत सारा ड्रग्स जो होता है वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करके हमारे बॉडी में ट्रैवल करते रहता है, और जो प्लाज्मा प्रोटीन से जब बाइंड हो गया तो उसको डायलिसिस, हीमोडायलिसिस एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू भी नहीं किया जा सकता और ना ही उसका मेटाबॉलिज्म होता है। नॉर्मली जो ड्रग्स प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो गया उसका इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूट भी होगा तो उसको फंक्शन नहीं होगा जब तक से वो मेटाबोलाइज ना हो। फिर हमारा कुछ और रीजन्स हो सकता है, जैसे इंटरस्टिशियल मूव कर लेगा हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, तो लिख सकते हैं मूव इनटू इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में हो सकता है कि वो मूव करेगा। फिर हमारा कहाँ पहुँच सकता है, या फिर कोई ऐसा सेल इंटर इनटू सेल एंड टिश्यू। तो जब हम ड्रग्स ओरली या फिर आईवी इंजेक्ट किया गया ब्लड में, तो ब्लड में पहुंचने के बाद कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ब्लड में ही रहे, हो सकता है ब्लड में भी रहेगा। और ड्रग्स कहाँ ब्लड से ट्रांसफ़र होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा बहुत सारे एरिया में। जैसे हमारा हो सकता है प्लाज्मा डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड कर लिया, हो सकता है हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चला गया, हो सकता है कोई स्पेसिफिक सेल्स या फिर टिश्यू में डिपॉजिट हो रखा है। तो ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मान लीजिए कि एक ड्रग्स है, एक ड्रग्स क्या है, वो हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में है। ये हमारा ड्रग्स हमारा ब्लड में ट्रैवल कर रहा है, ठीक। ब्लड में ट्रैवल करने के बाद वो कोई सर्टेन ऑर्गन तक पहुंचा। क्या हुआ, एक सर्टेन ऑर्गन तक पहुंचा है, ठीक। हो सकता है कि ये ऑर्गन उसका टारगेट एरिया हो सकता है कि ये टारगेट एरिया नहीं हो, नॉट टारगेट एरिया। हो सकता है ये टारगेट एरिया हो और हो सकता है नहीं भी हो। अगर ये टारगेट एरिया होगा तो हमारा ड्रग्स के साथ बाइंड करेगा तो ये इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा। इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। ड्रग्स कहाँ गया, ऑर्गन्स हो सकता है टारगेट एरिया हो ड्रग्स के लिए, हो सकता है टारगेट एरिया ना भी हो, लेकिन अगर टारगेट एरिया होगा तो प्रोड्यूस इफेक्ट करेगा, इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा। और अगर मान लीजिए कि वो ड्रग्स का वो टारगेट एरिया नहीं है फिर भी वो बाइंड किया है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा हमारा साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मान लीजिए जो ऐसे पेशेंट होते हैं जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं जो न्यूरोसिस से सफ़र करते हैं, तो उनको क्या होता है कि नॉर्मली हम लोग डोपामिन्स देते हैं, डोपामिन्स का टैबलेट देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, लिवोडोपा चलाते हैं। या फिर पार्किंसन डिजीज है, पार्किंसन डोपामिन का लेवल कम हो जाता है, उसमें क्या होता है कि डोपामिन हम लोग देते हैं। तो डोपामिन दिए, और डोपामिन का फंक्शंस क्या था, हमारे बॉडी में पार्किंसन डिजीज में डोपामिन कम था तो वो डोपामिन का कॉन्सेंट्रेशंस को बढ़ा रहा था। लेकिन मेनली क्या होता है, जब डोपामिन बढ़ जाता है तो ये वॉमिटिंग भी कराता है, वॉमिटिंग भी करा देता है। तो अगर मान लीजिए टारगेट हमारा क्या था, डोपामिन का बढ़ाना, टारगेट नहीं मतलब ये टारगेट नहीं था, लेकिन फिर भी क्या साइड इफेक्ट दिखा, हमारा वॉमिटिंग हो रहा है डोपामिन के एक्सेस इंक्रीज होने के कारण। तो मान लीजिए कि हमारा ब्लड वेसल्स में कितना ड्रग्स है, जो ड्रग्स हम लोग ओरली या फिर आईवी थ्रू लिए हैं। मेनली डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग पता करते हैं आईवी वाले का,
जो आईवी से इंजेक्ट किए हैं उसी का पता करते हैं, क्योंकि इसका 100% बायो अवेलेबिलिटी हुआ है। बायोअवेलेबिलिटी प्रीवियस वीडियो में लोग एब्जॉर्प्शन में देख चुके हैं कि कैसे होता है। और नॉर्मली जो अगर मान लीजिए कि एब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस में देखेंगे तो एब्जॉर्प्शन में कोई लिमिटेशन ये नहीं है कि कितना ब्लड में एंटर हुआ है और कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आईवी वाला में क्या होता है कि 100% एब्जॉर्प्शन होता है और 100% ब्लड वेसल्स में एंटर करता है ड्रग्स, और 100% एंटर करेगा तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, तो इतना है कि कितना हमारे बॉडी में ड्रग्स है डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, कितना ड्रग्स हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए एक पैरामीटर्स को थ्रू हम लोग निकालते हैं जिसका नाम है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस। तो हम लोग उसी को देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस। कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस क्या बताता है कि कितने अमाउंट में ड्रग्स का कॉम्पोजिशन, ड्रग्स का कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वो चीज़ पता करता है। तो नॉर्मली हम लोग वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसको वीडी से भी डिनोट करते हैं। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि इट इंडिकेट्स दैट it indicates that how widely a drugs are spread in the body tissue। बॉडी टिश्यू में कितना ड्रग्स जो है चला गया है, इसी चीज को हम लोग पता करते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से। एक कितना टिश्यू में गया है कंपेयर्ड टू द ब्लड। इसमें क्या था कि कितना ब्लड वेसल्स में है, ब्लड में कितना ड्रग्स है और कितना ब्लड के अलावा हमारे ऑर्गन्स में, टिश्यू में कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उसको पता करते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से। इससे हम लोग पता करते हैं कितना गया है बॉडी के अंदर। और नॉर्मली अगर डेफिनेशंस का बात करें इसका, अगर इसका हम लोग डेफिनेशन का बात करते हैं तो इसका प्योर डेफिनेशन ये होगा, द अमाउंट ऑफ प्लाज्मा required to the body, required by the body to contain a drug, ड्रग को ना in same concentration। ये हमारा हो गया एक प्रॉपर डेफिनेशन वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस का। इसका कहने का मतलब है कि अमाउंट ऑफ प्लाज्मा रिक्वायर्ड, कितना अमाउंट में प्लाज्मा का रिक्वायरमेंट है किसी भी ड्रग्स को कंटेन करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अगर मान लीजिए कि 100 mg का ड्रग्स है और इसको हमको कितना चाहिए 5 लीटर, अगर 5 लीटर हमको प्लाज्मा मिल रहा है तो ये 100 mg का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये हमको पता कराता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट होता है वो इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं कि ताकि ड्रग्स का कॉन्सेंट्रेशन हमारे बॉडी में कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कितना ड्रग्स का कॉन्सेंट्रेशन है, वो पता करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मान लीजिए ये हमारा ब्लड वॉल्यूम है, ब्लड वेसल्स है,
इसमें मान लीजिए कि हम लोग 100% ड्रग्स को एक ब्लड वेसल्स में इंजेक्ट कर दिए। ये हमारा ड्रग्स हो गया। 100% आईवी दिए तो 100% होगा ही होगा, सबको पता है। ठीक, तो क्या होता है कि नॉर्मल जो हम लोग प्लाज्मा का कॉन्सेंट्रेशन होता है, नॉर्मल प्लाज्मा का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो कितना होता है? 0.08 लीटर पर केजी। मतलब 1 kg के बॉडी में इतना लीटर प्लाज्मा होगा, यानी हमारा ब्लड होगा। और उसी हिसाब से अगर मान लेंगे अगर 70 kg पर्सन्स का अगर वेट होगा किसी 70 kg के पर्सन का, तो उसमें 5.6 लीटर ब्लड होता है, 5.6 लीटर ब्लड होगा। इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अगर 70% का कोई पर्सन हो रहा है तो 5.6 लीटर उसमें प्लाज्मा होगा। तो अगर हम मान लीजिए कि 100% किसी के ब्लड वेसल्स में, एक ब्लड वेसल्स है उसमें 100% ड्रग्स को इंजेक्ट कर दिया तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ये होगा, अगर वो सिर्फ ब्लड में रहेगा तब, कि कितना कौन सा हमारा ड्रग्स 100% जो ड्रग दिए हैं वो इतना या फिर इतना। ये मेनली इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझने के लिए लेते हैं 0.08 लीटर पर 1 kg का कोई बॉडी है उसमें ड्रग इंजेक्ट किए हैं, 100% ड्रग मतलब इंजेक्ट कर दिए हैं, तो वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितने में होगा? तो इतना ही में होगा, 0.08 लीटर में हमारा 100% डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक, ये हमारा मान लीजिए केस 1 हो गया, केस 1। दूसरा केस 2 देखते हैं। केस 2 क्या देखते हैं कि मान लीजिए हमारा जो इसमें क्या था कि 100% ड्रग इंजेक्ट किए तो हमारा पूरा ब्लड में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। मतलब पूरा ब्लड कितना था? 0.08 लीटर पर केजी के हिसाब से, तो 0.08 लीटर ब्लड था और 100% दिए तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सेकेंड केस क्या है कि हम एक दूसरा ड्रग लेते हैं, हमारा केस 2, हम लोग एक दूसरा ड्रग्स लिए, उसको हम लोग इंजेक्ट किए, इसमें आईवी के रूट के थ्रू इंजेक्ट किए। आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ आईवी का निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या था कि 50% ड्रग्स हमको ब्लड वेसल्स में, ब्लड में दिखा, 50% ही दिखा। तो हमको ये पता करना है कि 50% गया कहाँ। तो 50% हमारा एक्स्ट्रा वास्कुलर कंपार्टमेंट में चला गया। मतलब हमारा बॉडी में, ये हमारा बॉडी है, ब्लड में था, डाले तो बहुत सारे ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया ये। तो 50% मतलब 25% इधर और 25% मान लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। समझ रहा है? 50% हमारा हम मान लीजिए निकाले कि अगर मान लीजिए अगर इसको पता करना था तो 50% ड्रग इंजेक्ट हुआ था, तो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन निकाले कि हमारा जो 0.08 लीटर था इतने ब्लड में कितना हमारा ड्रग्स है, तो पता चला कि 50% है। तो 50% कहीं तो गया होगा, वो क्या हुआ? तो 50% हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कोई ऑर्गन्स में या फिर कोई सेल्स में चला गया। 50% 25 + 25 हमारा कहाँ चला गया? बॉडी ऑर्गन्स में चला गया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो हम ड्रग्स दिए हैं उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? 50% 0.08 लीटर में, तो 50 दूनी 100%, 100% में कितना हो जाएगा? 0.16 लीटर। इतना लीटर होगा हमारा इस ड्रग्स का। ये ड्रग्स का जो इंजेक्ट किए हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा? इतने प्लाज्मा में वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। नॉर्मली क्या था फर्स्ट वाले केस में 100% ड्रग डाले थे, एक ड्रग था उसको पूरा का पूरा डाल दिए थे, लेकिन वो कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ था? 0.08, क्योंकि वो सिर्फ ब्लड में था। लेकिन हम दूसरा केस में देखें कि एक ड्रग डाले, सिर्फ ब्लड में कितना मिला हमको? 50% मिला, तो 50% कहीं तो गया होगा, वो 50% हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो 50% हमारा निकला कितने से ब्लड में? तो 0.08 लीटर ब्लड में
50% कॉन्सेंट्रेशन मिला हमारा ड्रग्स का, तो ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो 50% बचा है वो हमारे बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट हो गया है। तो जब बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो हम लोग जो 0.08 लीटर इसको एज्यूम कर रहे थे, अब इसको भी हम लोग 0.08 लीटर एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि 50% डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और जहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसको भी हम लोग प्लाज्मा ही कंसीडर करेंगे, एज्यूम करेंगे। एज्यूम कर लीजिए, लेट्स अज्यूम कि जितना 50% ट्रांसफ़र हुआ है एक्स्ट्रा वास्कुलर कंपार्टमेंट में, वो भी कहाँ है, प्लाज्मा में ही ये हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो इसका, इस ड्रग्स का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ, 0.08 प्लस 0.08, मतलब इतना लीटर में ये ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट हुआ। 0.16 लीटर में हमारा ये ड्रग्स, केस 2 वाला ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट हुआ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक ड्रग को इंजेक्ट किए, ड्रग्स को जब इंजेक्ट किए तो हमारा ब्लड में कितना देखने को मिला, वो सिर्फ 25% देखने को मिला, 25% देखने को मिला। कब, अगर मान लीजिए हम लोग ड्रग्स डाले, आधा घंटा बाद उसको देख रहे हैं तो ब्लड का टेस्ट लिए, तो उसमें ब्लड टेस्ट किए तो उसमें पता चला कि हमारा जो ब्लड में जो ड्रग्स मूव कर रहा है वो सिर्फ 25% है, तो बचा हमारा 75%, वो कहाँ गया। उसी प्रकार से वो हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, किसी किसी ऑर्गन्स, किसी किसी सेल्स के पास डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। तो नॉर्मली क्या है, 75% हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, 75% हमारा बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो हम लोग निकाल सकते हैं कि 0.08 लीटर में जब 25% मिल रहा है तो यहाँ पर 0.8 इंटू 3, समझ में आ रहा है, 25 25 25 75, 3, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना निकलेगा, इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना निकलेगा, तो हमारा निकलेगा 0.32 लीटर पर लीटर, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लीटर से निकलता है। तो कहने का मतलब जो नेक्स्ट हम लोग केस 3 में, जो ये केस 3 होगा, केस 3 में जो ड्रग एंटर किए थे वो सिर्फ 0.08 लीटर में 25% ही दिख रहा था ड्रग्स। जो हमारा ब्लड है 0.08 लीटर ब्लड वेसल्स में, उसमें सिर्फ 25% ही हमारा ड्रग्स दिख रहा था। तो उसके बाद 75% कहाँ गया, वो हमारा चल गया बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो 75% को कैलकुलेट करने के लिए हमको इससे 25 के 3 गुना ये है, इसीलिए 0.08 लीटर को 3 से गुना कर दिए हैं, तो वो हमारा निकला 0.32 लीटर। कहने का मतलब जो केस 3 में हम लोग जो ड्रग्स दिए हैं उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, 0.03 लीटर, 0.32 लीटर। 0.32 लीटर अगर हम लोग एक उस ड्रग्स को डालते हैं तो उतने प्लाज्मा में वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। नेक्स्ट क्या होता है, ये हमको समझ में आ गया। फर्स्ट वाला केस क्या था, ब्लड वेसल्स में 100% ड्रग्स, एक इतना वाइल लिए, इतना एक 100 mg का ड्रग्स दिए, 100 mg का ड्रग्स मतलब 100% चला गया इसमें, 100 mg पूरा चला गया तो मतलब 100% चला गया। तो पता चला कि जो हमारा ब्लड वेसल्स था उसमें कितना लीटर ब्लड फ्लो हो रहा था, 0.08 लीटर, 1 kg के हिसाब से। अगर मान 1 kg का कोई बेबी है तो उसमें 0.08 लीटर ब्लड का फ्लो हो रहा है। तो पता चला कि हमारा जो 100% ड्रग्स दिए थे तो वो उतना ब्लड में ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना निकला, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इस वाले केस में 0.08 लीटर निकला, ठीक। नेक्स्ट कंडीशन क्या था कि हम जो ड्रग्स दिए तो सिर्फ 50% ही पता चला कि हमारा ब्लड में है, तो 50% कहीं तो गया होगा, मतलब वो ट्रांसफ़र हो गया है हमारा और अदर बॉडी में, जैसे लीवर हो गया, जैसे हमारा सेल्स कुछ भी होगा, हमारा ब्रेन होगा, वहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया। तो जब इतना लीटर ब्लड में सिर्फ 50% है तो ये हम एज्यूम कर सकते हैं कि जो बाहर गया होगा, जो बॉडी में अलग अलग एक्स्ट्रा वास्कुलरली गया होगा, वो हमारा कितना होगा, 50% होगा। 50% यहाँ है तो 85% होगा। तो इसका हम लोग 2 गुना कर देते हैं तो हमारा निकलता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना निकलता है, 0.16 लीटर। केस 3 में क्या हम लोग देख रहे हैं, एक ड्रग्स दिए और हमारा ब्लड में 0.08 लीटर में कितना सिर्फ ड्रग्स था, हमारा 25% था। तो कहने का मतलब 75% कहीं गया होगा, हमारा एक्स्ट्रा वास्कुलरली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है 75%। तो उसको 25 का ये 3 गुना, इसीलिए इसको डिवाइड कर दिए तो हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इस ड्रग्स का कितना निकला, 0.32 लीटर। मतलब इतना अगर फ्लूइड रहेगा तो ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर समझते हैं।
अगर मान लीजिए किसी ड्रग्स को दिए हैं ब्लड वेसल्स में कितना गया 100%, तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम लोग चेक भी कर रहे हैं तो ब्लड वेसल्स में कितना है, 100% ड्रग्स हमारा ब्लड वेसल्स में है, तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कितना निकलेगा 0.08 लीटर निकलेगा। अगर मान लीजिए हम किसी को दिए हैं ड्रग्स डाले, ब्लड वेसल्स में चेक करने पर कितना निकल रहा है, वो निकला 50%, तो 50% कहाँ गया, बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसका दोगुना हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा हमारा 0.16 लीटर। अगर मान लीजिए तीसरा केस, हम एक ड्रग्स दिए 100% ड्रग्स दिए, लेकिन कुछ देर के बाद 25% हमारा ब्लड वेसल्स में वो ड्रग्स का कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा है, मतलब 75% तो कहीं गया है, ट्रांसफर हुआ है, तो इसका 3 गुना इसका इंटू 4 कर देंगे, क्योंकि एक चौथा भाग है, तो करेंगे तो हम लोग को कितना आएगा, ये 0.32 लीटर आएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसी तरह से हम लोग वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस को कैलकुलेट करते हैं। अब क्या होता है, अगर मान लीजिए कि अगर किसी भी ड्रग्स का अगर हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा हमारा एक्स्ट्रा वास्कुलरली मूव का मूवमेंट इंक्रीज। अगर मान लीजिए कोई भी ड्रग्स का हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ड्रग्स दिए और डिस्ट्रीब्यूट हो गया हमारे बॉडी में, ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक्स्ट्रा सेलुलरली मूवमेंट उसका हाई है, मतलब एक्स्ट्रा वास्कुलर मतलब ब्लड वेसल से बाहर बहुत ज़्यादा जा रहा है। अगर उसी बात को हम लोग बोल सकते हैं जब किसी ड्रग्स होती हैं वो एक्स्ट्रा वास्कुलर बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है, तो इसका मतलब उसका हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, कंडीशन सेम है। नेक्स्ट अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, अगर करेंगे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को, तो इसका हमारा निकलता है एक फॉर्मूला है डोज गिवन बाय प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को पता करने। अगर मान लीजिए किसी को क्या है कि हम 1000 mg का ड्रग दिए हैं, 1000 mg का ड्रग दिए हैं, और प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन कितना मिला हमारा, जो प्लाज्मा में कॉन्सेंट्रेशन हमारा कितना मिला, अगर मान लीजिए हम 25% दे रहे थे तो 25% प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन मिल रहा था, 100% दे रहे थे लेकिन ब्लड में कितना मिल रहा था 25%, तो हमारा जब 100% ये हमारा ब्लड हो गया, इसमें हम डायरेक्ट डालें 1000 mg का ड्रग डाले और कुछ देर के बाद मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमारा ब्लड में सिर्फ कितना मिल रहा है 20 mg ही मिल रहा है। तो जब प्लाज्मा का कॉन्सेंट्रेशन लिए तो 20 mg पर लीटर मिला, पर लीटर, 1 लीटर में सिर्फ 20 mg ही मिल रहा है, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन मिला। तो हमारा डोज जो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन था वो 20 mg पर लीटर हो गया, mg से mg कट जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 50, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 50 लीटर ही मिला हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कितना मिला 50 लीटर। तो कहने का मतलब है जो ड्रग्स हम 1000 mg का दिए थे उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना मिला हमारा 50 लीटर। 50 लीटर ब्लड तो होता नहीं है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है कि वो ड्रग्स का इतना डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि 50 लीटर वो ब्लड में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। ये होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी को हम लोग दिए 2000 mg का ड्रग, एज्यूम कीजिए 2000 mg का देते नहीं है लेकिन एज्यूम कीजिए कि 2000 mg का ड्रग दिए हैं, आईवी हम लोग इंजेक्ट कर ली और आफ्टर सम टाइम हम लोग जो प्लाज्मा का कॉन्सेंट्रेशन लिए तो उसमें पता चला कि 100 mg ही मिला, हमारा ब्लड में 100 mg ही मिला। तो इस ड्रग्स का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला है कि डोज गिवन, कितना डोज दिए थे
तो 2000 mg दिए थे। और बाद में जब प्लाज्मा का कॉन्सेंट्रेशन निकाला कि कितना mg का जो है ड्रग्स है जो हमारा ब्लड में प्रेजेंट है, तो पता चला कि सिर्फ 100 mg पर लीटर के हिसाब से सिर्फ इतना ही प्रेजेंट था। तो फिर से वही कैलकुलेट करते हैं, 20 से 20 का 20, तो 20 लीटर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमारा। मतलब ये जो ड्रग्स दिए थे वो 20 लीटर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसी को बोलते हैं। तो फिर क्या होता है, तो नॉर्मली कोई बोलेगा कि 50 लीटर तो ब्लड होता नहीं है, सही बात है, 50 लीटर तो होता नहीं है, लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि अगर हम इस ड्रग्स को जो 100 mg ड्रग्स दे रहे थे वो 50 लीटर ही फ्लूइड में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये हमारा कहने का मतलब है। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी को दिए 100 mg का ड्रग दिए, मान लीजिए 100 mg का ड्रग दिए हैं, IV दिए 100 mg का, बायोबिलिटी कितना मिला 100 mg, मतलब पूरा का पूरा वो ब्लड वेसल्स में चल गया। कुछ देरी के बाद हम लोग कैलकुलेट किए कि हमारा ब्लड में कितना ड्रग्स मिला, तो सिर्फ 10 mg हमारा ड्रग्स मिला हमारा ब्लड में। तो कहने का मतलब है कि जब सिर्फ 10 mg मिला हमारा ब्लड में, तो बाकी का 90 mg हमारे बॉडी में होगा, हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो उसी प्रकार से हम लोग वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं कि 100 mg का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना निकला, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बाय 100 mg बाय 10 mg पर लीटर, तो वही बात है 10 लीटर। तो ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इस ड्रग्स का कितना निकला 10 लीटर। कहने का मतलब है कि ये ड्रग्स कितने लीटर प्लाज्मा में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो 10 लीटर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इससे क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि अगर प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन कम मिल रहा है, अगर मान लीजिए कि प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन कम मिल रहा है, अगर कम मिल रहा है तो इससे हमको क्या पता चलेगा कि हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब उस ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमारा ब्लड में उस ड्रग्स का कॉन्सेंट्रेशन कम मिल रहा है। अगर ब्लड में उस ड्रग्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मिलेगा तो हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो कम ही नहीं होगा। अगर मान लीजिए 100 mg का ड्रग्स दिए हैं और कुछ देर के बाद उसका हम कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं कि ब्लड में कितना हो रहा है, तो सिर्फ 50 mg मिल रहा है, तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना मिलेगा 2 लीटर। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 लीटर ही मिलेगा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो कहने का मतलब है कि जो 100 mg का ड्रग्स था वो 2 ही लीटर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा हमारा ब्लड में तो उतना कम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जितना कम मिलेगा तो ब्लड में अगर कम मिल रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो ज़्यादा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा मिलेगा। इसका बहुत फ़ायदा है, अगर मान लीजिए किसी ड्रग्स का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो उसका इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। इफेक्ट क्लिनिकली ये इंपॉर्टेंस देखा जाता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर प्लाज्मा का कॉन्सेंट्रेशन अगर कम मिल रहा है, कोई ड्रग्स दिए हैं और आफ्टर सम टाइम कुछ ही मिल रहा है प्लाज्मा का कॉन्सेंट्रेशन, तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टर्ब करने के लिए कुछ फैक्टर्स होता है, फैक्टर्स दैट अफेक्ट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करने के लिए कुछ फैक्टर्स होता है। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि एक फैक्टर, मेन फैक्टर को देखते हैं, तो एक लिपिड सॉल्युबिलिटी, लिपिड सॉल्युबिलिटी कहने का मतलब है कि जिस ड्रग्स का मान लीजिए हम लोग पढ़े थे एब्जॉर्प्शन वाला में पीके वैल्यू, मतलब लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा, ज़्यादा सेलुलर बैरियर को क्रॉस करता था, इसीलिए ज़्यादा उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं
कि अगर किसी भी ड्रग्स का हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी है, हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी है, तो वो ड्रग्स का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी हाई होगा, हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं? ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हाई लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स कैन बी easily cross the membrane, that's why the volume of distribution of that drugs is high. नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है कि जो लिपिड सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड करता है हमारा पीके वैल्यू पर। तो लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑल्सो डिपेंड अपॉन द पीके वैल्यू। व्हाट इज पीके वैल्यू? तो पीके वैल्यू हम लोग पहले ही एब्जॉर्प्शन वाला वीडियो में पढ़ चुके हैं, वहां पर देख लीजिएगा। शॉर्ट में बता देते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई ड्रग्स एसिड ड्रग है, अगर उसको हम और एसिड मीडियम में ले जाते हैं तो वो लिपिड सॉल्युबल में कन्वर्ट होता है, और बेसिक मीडियम में ले जाते हैं तो वो वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट होता है। हम लोग पहले ये पढ़ चुके हैं। तो पीके वैल्यू भी लिपिड सॉल्युबल बनाएगा तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, वाटर सॉल्युबल बनाएगा तो वो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। इसी प्रकार से ये पीके वैल्यू भी डिपेंड करता है लिपिड सॉल्युबिलिटी होने पर, होने का। लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑल्सो डिपेंड अपॉन द पीके वैल्यू। पीके वैल्यू क्या है उससे पता चलेगा लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स है कि वाटर सॉल्युबल ड्रग्स बनता है। नेक्स्ट हमारा आता है प्लाज्मा प्रोटीन। बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा लीवर होता है बहुत सारा प्रोटीन्स को रिलीज करता है, तो उसमें एक होता है प्रोटीन्स जो होता है प्लाज्मा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी ड्रग्स को प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करेगा, अगर प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड, अगर कोई ड्रग्स अगर प्लाज्मा प्रोटीन से बॉन्ड बना लेगा तो वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शन हो जाता है किसका? तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का। आपको पहले ही बताया है कि अगर मान लीजिए कोई भी ड्रग्स प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड कर लेगा तो उसको हीमोडायलिसिस करने से भी कोई फायदा नहीं होगा, ठीक। अगर उसको क्या बोलते हैं यूरिन में नहीं निकलेगा, वो सिर्फ ब्लड में ही ट्रैवल करते रहेगा। उसका एब्जॉर्ब, उसका क्या होता है कि सेल्स के साथ, रिसेप्टर के साथ भी बाइंड नहीं कर पाता है, क्योंकि वो फ्री नहीं होता है, वो प्लाज्मा के साथ बाइंड है, ठीक। तो जितना ज़्यादा ड्रग्स प्लाज्मा के साथ बॉन्ड में रहेगा उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही कम रहेगा, और जितना कम प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, जितना कम उतना ही ज़्यादा हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये होता है एक फैक्टर जिसके वजह प्लाज्मा प्रोटीन एक फैक्टर है, एक फैक्टर है जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता ही करता है। क्योंकि जो प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड जो हमारा ड्रग्स होता है, प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग्स क्या करता है? डज नॉट अलाउ टू मूव एक्स्ट्रा वास्कुलरली जो ब्लड वेसल्स है इसी में ही सिर्फ फ्लो करते रहेगा, वो बाहर नहीं निकल सकता है। जो प्लाज्मा प्रोटीन बाउंडेड ड्रग्स होता है वो बाहर नहीं निकल सकता है, इसीलिए क्या होता है कि इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है। एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एक ड्रग है और ड्रग्स इज lipid soluble and also plasma protein bound, तो क्या होगा? what will happen
टू दैट ड्रग। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये है कि प्लाज्मा लिपिड सॉल्युबल भी है। हम पहले बताएं कि जो ड्रग्स लिपिड सॉल्युबल होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है और साथ साथ प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड है। तो प्लाज्मा प्रोटीन बताएंगे जो ड्रग्स प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बॉन्ड बना लेता है तो वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है, वो सिर्फ ब्लड में ही ट्रैवल करते रहता है। तो इसमें क्या होगा, एक केस दिया है वो लिपिड सॉल्युबल मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, दूसरा वो ड्रग्स है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बॉन्ड भी बना रहा है, तो वो ड्रग्स ट्रैवल करेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं होगा। तो इसका आंसर सिंपल है कि नहीं होगा, नहीं होगा। लिपिड सॉल्युबल होने से कुछ नहीं होता है। अगर मान लीजिए वो ड्रग लिपिड सॉल्युबल है और साथ साथ प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड भी कर रहा है, बॉन्ड भी बना ले रहा है, तो यहाँ पर प्रीडोमिनेंट क्या होगा, प्रीडोमिनेंट होगा, डोमिनेंट हमारा ये प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड होगा। कुछ भी हो प्लाज्मा के साथ बाइंड करेगा तो वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, वो एक्स्ट्रा वास्कुलरली नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये कंडीशन होता है। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए एक हमारा ड्रग्स आता है वारफेरिन। वारफेरिन सबको पता है क्या है, वारफेरिन। वारफेरिन क्या है, ये एंटी कोगुलेंट ड्रग है, ये ब्लड को जमने नहीं देता है, लेकिन ये क्या होता है कि हाईली लिपिड सॉल्युबल होता है, हाईली लिपिड सॉल्युबल ही होता है। अब हाईली लिपिड सॉल्युबल है तो हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स इजिली क्रॉस द मेम्ब्रेन, तो क्रॉस कर लेगा। लेकिन क्या इस कंडीशन में क्या होता है, इस ड्रग के साथ क्या होता है कि हाईली क्या है, ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बॉन्ड भी बना देता है, बॉन्डेड रहता है, तो हाईली लिपिड सॉल्युबल है कोई शक नहीं, लेकिन प्लाज्मा के साथ बाउंड कर लेगा तो वो ट्रांसफर नहीं होगा हमारा एक्स्ट्रा वास्कुलर स्पेस में, इसीलिए इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है लो होता है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसका लो होता है, ये सिर्फ ब्लड में ही ट्रैवल करता है, वो एक्स्ट्रा वास्कुलरली नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक नहीं होता है। और भी कुछ अदर्स फैक्टर होते हैं, दो फैक्टर्स हम लोग अच्छे से समझ गए कि कौन कौन सा फैक्टर हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करेगा। एक लिपिड सॉल्युबिलिटी, लिपिड सॉल्युबल है तो हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक। वहाँ पर वहीं पे एक प्लाज्मा प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन किसी भी ड्रग्स का बाउंडेशन बना लिया तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनवर्सली हो जाता है, मतलब जितना ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा प्लाज्मा प्रोटीन से उतना ही कम हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक। वो अल्ट्रेशन का कुछ अदर्स में देख लेते हैं। अदर्स फैक्टर में हमारा आ जाएगा, अदर्स फैक्टर में जैसे आता है हमारा रेट ऑफ प्लाज्मा फ्लो। अदर्स फैक्टर में क्या आ जाएगा, रेट ऑफ प्लाज्मा फ्लो, प्लाज्मा का फ्लो कितना हो रहा है। दूसरा हमारा आ जाएगा कोई भी डिजीज कंडीशन, कोई भी डिजीज कंडीशन आ गया, जैसे हमारा ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो गया, उसमें क्या होता है, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में क्या होता है, जो एल्ब्यूमिन होता है, एल्ब्यूमिन सिक्रीट हो मतलब एक्सक्रीट आउट होता है, एल्ब्यूमिन को वो फिल्टर कर देता है ब्लड में, वो उसका लेवल कम हो जाता है। जब एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो गया तो क्या होगा, प्लाज्मा प्रोटीन कम हो जाएगा। मेनली इसमें देखा जाएगा प्लाज्मा प्रोटीन बहुत ज़्यादा एक फैक्टर बन जा रहा है जिसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम हो रहा है, ठीक। तो मेनली क्या होता है प्लाज्मा प्रोटीन में क्या होता है, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी के साथ सारा ड्रग्स बाइंड करता है, मोस्टली इसी के साथ एल्ब्यूमिन के साथ ड्रग्स बाइंड करता है और एक्स्ट्रा वास्कुलरली नहीं ट्रैवल कर पाता है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन वाला केस में क्या होता है कि एल्ब्यूमिन का बहुत ज़्यादा यूरिन के साथ निकल जाता है, इसके वजह से क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है बढ़ जाता है, प्लाज्मा प्रोटीन कम, एल्ब्यूमिन प्लाज्मा प्रोटीन है कम, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो जाएगा। उसी प्रकार से तीसरा अगर मान लेते हैं, एग्जांपल में लेते हैं, तो कोई भी अगर जेंडर का ही बात कर ले, अगर मान लीजिए जेंडर का बात कर लेते हैं, मेल या फिर फीमेल, मेल या फिर फीमेल। मेल में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन होता है, मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस बहुत ज़्यादा है, और फीमेल में कम होता है, तो फीमेल में वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, मेल में कम होगा, ये एक फैक्टर बन जाता है। दूसरा हमारा क्या होता है, एज में देख लेते हैं, एज।
तो एज जो होता है एल्डर, जो बूढ़े लोग होते हैं, एल्डर में प्रोटीन का सिंथेसिस कम हो जाता है, इसीलिए इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। इसीलिए जो ड्रग्स होता है बूढ़े व्यक्ति लोग में, जो जीरियाट्रिक होते हैं, उनमें डोज कम करके देते हैं, क्योंकि वो टॉक्सिसिटी कर सकता है, लीवर को ज़्यादा अफेक्ट करेगा। और चाइल्ड में क्या होता है, चाइल्ड में जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है। ठीक, ये दो कुछ फैक्टर्स होते हैं। अब देखिए प्लाज्मा प्रोटीन बहुत ज़्यादा फैक्टर बन जा रहा है यहाँ पर किसी भी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कम या फिर ज़्यादा करने में। तो इसको ही देखते हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन होता क्या है और ये कितने टाइप्स का होता है। तो प्लाज्मा प्रोटीन मेनली क्या होता है कि दो होता है, मेनली क्या होता है, दो ही होता है। एक प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन आता है और दूसरा होता है अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन नाम से आता है प्लाज्मा प्रोटीन। तो ये प्लाज्मा प्रोटीन जो है दो होता है, एक बताया जो एल्बुमिन और दूसरा जो होता है अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। अब क्या होता है कि जो एल्बुमिन होता है, ये एल्बुमिन जो होता है मेनली बेसिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। और इसी बेसिक नेचर होने की वजह से ये मोस्टली देखा जाए तो ये इसी ड्रग्स के साथ बाउंडेशन बनाता है। ठीक, ये बेसिक होने की वजह से क्या करता है, बाइंड इट, बेसिकली बाइंड विथ एसिड ड्रग्स, एसिड ड्रग्स। और वहीं पर देखा जाए कि जो अल्फा 1 एसिड ग्लाइको एसिड, ये है कि एसिड नेचर का होता है, ये क्या होता है, एसिड नेचर का होता है। इसके वजह से क्या होता है कि ये क्या करता है, बेसिक ड्रग्स के साथ, बेसिक ड्रग्स के साथ बाइंड होता है। तो बहुत सारे ऐसे एसिड ड्रग्स होते हैं जो एल्बुमिन के साथ बॉन्डेशन बनाता है और बहुत सारे ऐसे बेसिक ड्रग्स होते हैं जो अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक, तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो बेसिक ड्रग्स होते हैं, बेसिक ड्रग्स होते हैं उसका एग्जांपल देखते हैं। तो जो जितने भी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स होते हैं, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए कि फेनिटोइन, फेनिटोइन हो गया, फिनोबार्बिटोन हो गया, फिनोबार्बिटोन, ये ड्रग्स क्या होता है, ये बेसिक ड्रग्स होता है। सॉरी यहाँ पर एसिड होगा, एसिड ड्रग्स होता है। मेनली क्या होता है, एसिड ड्रग्स, ये सारा एसिड ड्रग्स है, इसीलिए एल्बुमिन इसके साथ बाइंड होता है। और जैसे हमारा बेंजोडायजापिन हो गया, बेंजोडायजापिन, इसमें आ जाएगा डाइजीपाम आ जाएगा, ऑक्साजीपाम आ जाएगा, ये सारा ड्रग्स आता है। और फिनोबार्बिटोन तो आपको पता ही है। फिर आता है इसमें एनसेड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जैसे हमारा एग्जांपल में पीसीएम, आइब्यूप्रोफेन, ये सारा ड्रग्स, एस्पिरिन, ये एनसेड्स हैं और ये बाइंड करते हैं एल्बुमिन के साथ। ठीक, और भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, एंटी माइक्रोबियल मतलब जो माइक्रोब्स को मारता है, जैसे पेनिसिलिन, पेनिसिलिन आ गया। ठीक है, इतना बहुत है। अब ऐसे ड्रग्स हैं जो बेसिक कुछ बेसिक ड्रग्स होते हैं जो एसिड प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंडेशन बनाता है। तो इसमें फर्स्ट में एग्जांपल में लिख सकते हैं आप लोग बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, जैसे हमारा एटिनोल, एटिनोल हो गया। ठीक है, लिग्नोकेन हो गया, ये एक एनेस्थेसिया होता है, लिग्नोकेन जनरल एनेस्थेसिया, ये ड्रग्स हो गया। ठीक, फिर आता है हमारा ओपिवाइड्स हो गया, एग्जांपल मॉर्फिन लिख लीजिए, मॉर्फिन जो है, ये सारा जो होता है बेसिक नेचर का ड्रग्स होता है और किसके साथ बाइंड करता है,
एसिडिक नेचर के प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करता है। फिर हम लोग देखते हैं कि ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने का क्या इंपॉर्टेंस है। कुछ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस होता है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस कि क्यों हम लोग पढ़ते हैं, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जानना ही क्यों जरूरी है। ड्रग्स तो ले रहे थे हम लोग, लेकिन हाँ कितना बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कितना ड्रग्स एक्शन दिखा रहा है, जिसका हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो, ऑब्वियसली उसका बात क्या होगा कि वो डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो उसका वर्क ज़्यादा होगा। तो कुछ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो मेनली क्या होता है कि सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने का इम्पोर्टेंस ये होगा कि एक मान लीजिए हीमोडायलिसिस है। हीमोडायलिसिस कौन से वाले कंडीशन में होता है? मान लीजिए कोई पेशेंट है, वो क्या किया है कि वो पॉइजन खा लिया है, वो पॉइजनस कंडीशन में हमारा हीमोडायलिसिस होता है। तो ट्रीटमेंट का हम लोग करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग केस को हैंडल करते हैं हीमोडायलिसिस के थ्रू। ठीक, तो ऐसे पेशेंट, ऐसा कोई ड्रग्स खा लिया है जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाई हो। अगर मान लीजिए एक ड्रग्स है, ड्रग्स खा लिया है जिसका पॉइजनिंग हो गया है, ड्रग्स का पॉइजनिंग हुआ और उस ड्रग्स का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? हाई होता है। अगर मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाई कहने का मतलब वो बॉडी में बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो ब्लड में ड्रग्स का कॉन्सेंट्रेशन नहीं रह रहा है, और रह भी रहा है तो बहुत कम रहा है। तो क्या इस सिचुएशन में हीमोडायलिसिस का फंक्शन होगा? नहीं होगा। हीमोडायलिसिस सिर्फ ब्लड को प्यूरिफाई करता है, जितना बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको नहीं करता है। तो इस कंडीशन में हीमोडायलिसिस का कोई रोल नहीं होगा। सेकेंड केस क्या आता है कि मान लीजिए कि कोई ड्रग्स का एकदम लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, लो वीडी है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन साथ साथ उसी के साथ प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंडेशन भी बना लिया है वो ड्रग्स, उसमें भी हीमोडायलिसिस का कोई रोल नहीं होगा। आपको पहले ही बता दिए हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी ड्रग्स का प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड कर लिया तो उसको सेपरेट करना मुश्किल होता है, वो हीमोडायलिसिस भी नहीं कर सकता है। तो हीमोडायलिसिस कौन से केस में करेंगे? हीमोडायलिसिस कौन से केस में करेंगे? अगर मान लीजिए कि कोई ड्रग्स का लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस वाले केस में हम लोग कर सकते हैं हीमोडायलिसिस। दूसरा केस क्या आता है कि अगर मान लीजिए वो ड्रग्स जो दिए थे वो 100% ब्लड में हो, 100% ड्रग शुड बी इन ब्लड वेसल्स। अगर ब्लड वेसल्स में रहेगा तो वो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक, तीसरा कंडीशन क्या होगा कि नॉट बाउंड विथ प्लाज्मा प्रोटीन, कि वो ड्रग्स अगर प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं किया है तो हीमोडायलिसिस होगा, उसमें में हो जाएगा। चौथा कंडीशन क्या आता है कि ड्रग्स एकदम फ्री फॉर्म में होना चाहिए, ड्रग्स शुड बी इन फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म कहने का मतलब है प्लाज्मा प्रोटीन का तो नहीं है। ठीक, ये सारा कुछ कंडीशन है कि इस कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो है हम लोग हीमोडायलिसिस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ ड्रग्स जो है जिसका टॉक्सिसिटी हो जाता है, किसी ड्रग्स का टॉक्सिसिटी हो गया, उसमें क्या होता है कि हीमोडायलिसिस नॉर्मली हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि लिथियम का टॉक्सिसिटी हो गया, कोई पेशेंट है बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में लिथियम कंजप्शन कर लिया है, तो उस कंडीशन में क्या होता है हीमोडायलिसिस एकदम कर सकते हैं और वो बहुत अच्छा काम करता है ये। ठीक, अगर मान लीजिए कोई हाइपर कैलेमिया वाला कंडीशन है, मतलब पोटेशियम का लेवल उसमें बढ़ा हुआ है, उस कंडीशन में हीमोडायलिसिस करेंगे तो वो अच्छा होगा। या फिर हेवी मेटल्स करने का मतलब है आयरन्स हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है। बॉडी में अगर मेटल्स का लेवल ज़्यादा है तो हीमोडायलिसिस करेंगे तो वो नॉर्मली अच्छा उसके लिए होता है।
ये हमारा क्लिनिकली इंपॉर्टेंस है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन समझने का। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग समझे थे कि प्लाज्मा प्रोटीन किस प्रकार से अफेक्ट कर रहा है, तो इसी प्रकार से हम लोग समझे ना कि हाँ हीमोडायलिसिस है तो उस कंडीशन में हम लोग नहीं देंगे जब अगर प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बॉन्ड किया हुआ है। देखिए कुछ ड्रग्स होता है जिसका कोई रोल, कुछ ड्रग्स होता है जिसका कोई रोल नहीं होता हीमोडायलिसिस में। There are some drugs which have no role in hemodialysis। कुछ पिछला जो देखे थे बहुत सारे ऐसे ड्रग्स था जिसमें हीमोडायलिसिस करा रहे थे, लेकिन कुछ ड्रग्स देखेंगे जिसमें हीमोडायलिसिस नहीं करा सकते। ठीक, जैसे मान लीजिए कुछ ड्रग्स है जैसे हमारा डिजॉक्सिन हो गया, क्लोरोक्विनिन, एंटी मलेरियल ड्रग डिजॉक्सिन, एंटी एरिथमिक ड्रग, हार्ट फेलियर में बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। जैसे हमारा वारफेरिन हो गया। ठीक, जैसे हमारा क्या हो गया, जैसे हमारा वेरापामिल, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स इसको बोल सकते हैं। मेनली क्या होता है कि ये जो डिजॉक्सिन है और क्लोरोक्विनिन है, ये सारे ड्रग्स का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाई होता है। अब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाई है तो उस कंडीशन में हीमोडायलिसिस कराने का कोई एम्बिशन ही नहीं बनता है, कोई फायदा है ही नहीं। जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो उसको हीमोडायलिसिस कराने से क्या फायदा, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी फ्लो हो चुका है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। और नॉर्मली जो ये वारफरिन है और ये वेरापामिल है, तो इस ड्रग्स में क्या होता है कि ये दो ड्रग्स करते हैं हाई प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बॉन्ड बनाते हैं बहुत ज़्यादा। अब प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बॉन्ड भी बना लिया तो क्या है फ़ायदा, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बॉन्ड बनाने के बाद तो हीमोडायलिसिस का कोई रोल ही नहीं होगा, वो सेपरेट ही नहीं करेगा प्लाज्मा प्रोटीन को उस ड्रग्स के साथ बाइंड, मतलब डिटैच नहीं कर पाएगा। ठीक, ये कुछ ड्रग्स होते हैं जिसमें कोई रोल नहीं होता हीमोडायलिसिस करने का। इसका टॉक्सिसिटी हमारे लिए बहुत जो पेशेंट होता है उसके लिए पॉसिबल ही नहीं होगा कि इसको हम लोग क्लियर कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्लिनिकली क्या होता है कि इंपॉर्टेंस देते हैं। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने का यही फ़ायदा होता है कि हम लोग पता कर पाते हैं कि कौन सा ड्रग्स का टॉक्सिसिटी हो सकता है, कौन सा ड्रग्स का नहीं होगा, कौन सा ड्रग्स का हीमोडायलिसिस कर सकते हैं हम लोग और कौन सा ड्रग्स का हीमोडायलिसिस नहीं कर सकते। ये सारा कुछ इंपॉर्टेंस होता है। दूसरा हम लोग क्लिनिकली इंपॉर्टेंस क्या था, हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मान लीजिए किसी ड्रग्स का हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ड्रग्स दिए बॉडी में तुरंत से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसका मतलब वो तुरंत से एक्शन दिखाएगा और लंबे समय तक एक्शन दिखाएगा। हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर किसी ड्रग्स का है तो वो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स भी हो सकता है, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स होगा। ये सारा कुछ क्लिनिकली इंपॉर्टेंस चीज़ें हैं जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के बाद हमको समझ में आता है कि क्या होता है कि हमको किसको एज ए लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स दे रहा है, किसको हम लोग ऐसा देंगे तो उसका टॉक्सिसिटी हो सकता है। ठीक, उसका हीमोडायलिसिस भी हम लोग नहीं कर सकते। ये सारा चीज़ हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ाई की है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को एकदम इसी प्रकार से डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, और बहुत सारा ऐसा जो टॉपिक्स है आगे आने वाला उसको भी हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और वो हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन था फार्माकोकाइनेटिक्स का एक टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे ADME, फार्माकोकाइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ ADME। इसमें हमारा डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो गया है। ठीक, सो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक्स एंड प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू।